ओके, लास्ट लेक्चर में हमने लास्ट टॉपिक देखा था कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एंड उसके प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व किए थे। टुडे वी विल कंटिन्यू टू अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रियल फंक्शंस। देखो, रियल फंक्शंस मतलब ये टाइप ऑफ फंक्शन नहीं है, इट इज नॉट लाइक वन मिनिमम फंक्शन। ठीक है, रियल फंक्शन का मतलब एक ही रहेगा, एफ ऑफ एक्स फ्रॉम रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स इज कॉल्ड रियल फंक्शन। फंक्शन एफ फ्रॉम रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स इज कॉल्ड रियल फंक्शन। मतलब बेसिकली क्या है, हमारा डोमेन एज वेल एज कोडोमेन। कोडोमेन हम रिलेशन में नहीं है, हम किस में हैं, हम फंक्शन की बात कर रहे हैं। ये हमारा क्या रहता है, डोमेन रहता है। ये हमारा क्या रहता है, कोडोमेन रहता है। ये दोनों किसका पार्ट रहेंगे, रियल नंबर का पार्ट रहेंगे। अब यहाँ पर देखो, इसको हम यहाँ पर इसी को एक प्रॉपर स्टेटमेंट में लिखेंगे, दैट इज डोमेन एंड कोडोमेन of function f is subset of real numbers। डोमेन एंड कोडोमेन ऑफ फंक्शन f is subset of रियल नंबर। अब देखो, सबसेट का मतलब क्या रहता है, ये रियल नंबर के बराबर भी जा सकता है या फिर रियल नंबर का छोटा भी पार्ट हो सकता है। ठीक है, सबसेट का मतलब क्या रहेगा, ये मिनिमम से लेकर मैक्सिमम कोई भी पार्ट हो सकता है, किसका, रियल नंबर्स का। अब ये कैसे है, हम इसको ऑब्जर्व करेंगे, जो हमने स्टैंडर्ड फंक्शंस देखे थे ना उसके ऊपर। अभी बोला था हमारा एक पिछला वाला पार्ट वापस से हम देखेंगे। पहला वाला स्टैंडर्ड फंक्शन हमने कौन सा देखा था, याद करो, पहला वाला आइडेंटिटी दूसरा था, पहला वाला कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन ओपन करो, इसका ग्राफ ऑब्जर्व करते हैं। हमारा कांस्टेंट फंक्शन क्या था, f of x is equal to c। f of x is equal to c। अब देखो, जब भी हमारा फंक्शन रहेगा उसके अंदर ऑर्डर पर ये वाले फॉर्मेट में रहता है, x, f of x, इस तरीके से रहता है, x, f of x। और ये f of x मतलब क्या रहता है, हमारा y रहता है। मतलब ये x, y क्या कार्टेशियन प्लेन के ऊपर एक पॉइंट लेकर आएगा, तो मतलब हमारा कांस्टेंट फंक्शन क्या था, y is equal to c। इसका ग्राफ कैसा था, हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो देखो x के हर पॉइंट के लिए हमारा y का वैल्यू अवेलेबल था। x अगर माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक का कोई भी अगर वैल्यू अगर लेता है, वहां पर हमारा ग्राफ एग्जिस्ट करता था, और हर बार वैल्यू क्या था, c था। तो अब हम यहाँ पर कांस्टेंट फंक्शन जो रहेगा उसके लिए हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर डोमेन ऑफ f क्या रहेगा, ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि x की सारी वैल्यू के लिए ग्राफ एग्जिस्ट करता है। और यहाँ पर रेंज ऑफ f क्या रहेगा, c। रेंज मतलब क्या रहता है, वैल्यू रहता है। हम x का कुछ भी वैल्यू रखें, y का वैल्यू हमेशा क्या आ रहा है, c आ रहा है, तो रेंज हमारा हो जाता है c। और हमारा देखो, फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर्स टू अगर रियल नंबर है, तो देखो ये डोमेन एंड रेंज किसका सबसेट है, रियल नंबर का। अगर हम यहाँ पर कोडोमेन को भी अगर रियल नंबर अगर पकड़ के चले, हमारे ऑब्जर्वेशन को ऑलरेडी सेटिस्फाई करता है, व्हाट, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। अभी हमारे कौन से वाले फंक्शन के लिए आया जी, कांस्टेंट फंक्शन के लिए। हमने दूसरा वाला फंक्शन कौन सा देखा था, आइडेंटिटी फंक्शन। अब आइडेंटिटी फंक्शन हमारा क्या था, f of x is equal to x, मतलब x का वही वैल्यू रहेगा जो हमारा y का वैल्यू रहेगा। तो x माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी अगर कोई भी वैल्यू लेता है, y का भी वही वैल्यू होगा। मतलब हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, डोमेन ऑफ
एफ क्या रहेगा, रियल नंबर, एंड रेंज मतलब वैल्यू ऑफ एफ क्या रहेगा, रियल नंबर। ठीक है, बट हमने अब तक जो सारे के सारे फंक्शंस देखे वो कौन से टाइप के फंक्शंस थे, रियल फंक्शंस थे। हम कार्टेशियन प्लेन के ऊपर बना रहे हैं ना, कार्टेशियन प्लेन पे कितने एक्सिस होते हैं, दो एक्सिस। एक्स पे सारे के सारे रियल नंबर ही है, वाई एक्सिस पे भी सारे के सारे रियल नंबर्स ही है। वही जब हमारा डोमेन एंड कोडोमेन, एक्स का वैल्यू यहाँ पर मिलता है, वाई का वैल्यू हमें यहाँ पर मिलता है, दोनों जब रियल नंबर रहेंगे तो हम उसको क्या बुलाते हैं, रियल फंक्शन बुलाते हैं। और आपको कई बार क्वेश्चंस इसी मामले में पूछे जाते हैं कि लाइक डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन क्या है, वो आपको निकालना है। अब हमने जो दो पहले फंक्शंस देखे वो काफ़ी स्टैंडर्ड, काफ़ी इजी बात है। हमने जो तीसरा वाला फंक्शन देखा था उसके ऊपर आता है मॉडुलस फंक्शन। ये वाला नोट डाउन हो गया। तो मॉड्यूलस के ऊपर जाने से पहले हम एक छोटा सा पार्ट लिखेंगे, दैट इज डोमेन एंड रेंज ऑफ रियल फंक्शन। अब सबसे पहले डोमेन एंड रेंज होने के लिए हमारा सबसे पहले फंक्शन का फंक्शन होना जरूरी रहना चाहिए। फंक्शन का जो हमारा डेफिनेशन है वो सेटिस्फाई होना जरूरी है। हमारा फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज यूनिक एलिमेंट इन कोडोमेन, इस तरीके से बोला है। तो अगर हमारे डोमेन में से अगर किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर अगर एफ अप्लाई नहीं होगा तो वो डोमेन का पार्ट होगा क्या, या फिर वो फंक्शन का पार्ट होगा क्या, नहीं होगा। उसका हम एग्जांपल भी देखेंगे। Domain of real function. Let f of x is any real function, then domain of f of x is defined as set of x for which we get values in y। हमें y का वैल्यू मिलना जरूरी रहेगा। x किसका पार्ट रहेगा, हमारा डोमेन का पार्ट रहता है, y हमारा किसका पार्ट रहता है, कोडोमेन का पार्ट रहता है। ठीक है, बाय द डेफिनेशन every element of domain must have value, बराबर है। तो हमारा डोमेन मतलब क्या रहेगा, सेट ऑफ एक्स फॉर विच वी गेट वैल्यूज, वही रहेगा। ठीक है, वापस से इसके ऊपर देखो, x के हर एक वैल्यू के लिए हमें y का वैल्यू मिलता था, इसलिए हमने डोमेन को क्या बोला यहाँ पर, रियल नंबर। यहाँ पर x के हर एक वैल्यू के लिए हमें y का वैल्यू मिलता था, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, डोमेन ऑफ रियल नंबर्स। एक तीसरा फंक्शन देखते हैं, मॉडल इसके ऊपर थोड़ा बाद में जाते हैं। लेट f of x is equal to root of x, ये वाला एग्जांपल देखो। अब if this is a function from real numbers to real numbers, मुझे एक बात बताओ, नेगेटिव x के लिए वैल्यू मिलेगा क्या कभी, नेगेटिव x के लिए वैल्यू मिलेगा कभी। रियल नंबर्स मतलब क्या रहता है, हमारे नेगेटिव रियल नंबर्स रहता है, जीरो रहता है, एंड पॉजिटिव रियल नंबर्स रहता है। और अगर मुझे x का अगर रूट अगर लेना रहेगा तो हम क्या जानते हैं भाई, जीरो या फिर उससे आगे कोई भी अगर नंबर रहेगा तो उसका हमें रूट जो भी मिलेगा वो भी हमेशा क्या रहेगा, रियल नंबर ही रहेगा, भले रैशनल रहे या फिर इरैशनल रहे, बट मिलेगा तो फॉर श्योर। बट अगर मेरा x का वैल्यू अगर नेगेटिव रियल नंबर अगर आया तो हमें y का वैल्यू रियल मिलेगा क्या, y का वैल्यू हमें रियल नहीं मिलेगा। तो हम इस टाइप के फंक्शन के लिए क्या बोल सकते हैं, व्हेन x is negative real number
y does not exist in रियल नंबर, y का हमें कभी भी रियल वैल्यू नहीं मिलता है। ओके, आप चाहे तो इसको ऐसा भी बोल सकते हो, when x is negative real number y is not part of real number, y does not belong to real number। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, हमारा डोमेन ऑफ f क्या रहेगा यहाँ पर, ओनली 0 से लेकर पॉजिटिव इंफिनिटी तक। ठीक है, अब देखो 0 के ऊपर मैंने कौन सा ब्रैकेट लगाया, क्लोज ब्रैकेट लगाया। क्लोज ब्रैकेट का मतलब x का वैल्यू इसके बराबर जा सकता है। ठीक है, और यहीं पर हमारा रेंज ऑफ f देखो, अगर ये 0 से अगले वाले की अगर वैल्यूज लेगा तो रूट करेंगे तो क्या लेगा, प्लस माइनस। हम स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या बोलते हैं, प्लस माइनस। हम स्क्वायर रूट ऑफ 100 क्या बोलते हैं, प्लस माइनस 10 बोलते हैं। मतलब ये पॉजिटिव वैल्यूज भी लेता है एज वेल एज नेगेटिव वैल्यूज भी लेता है। तो यहाँ पर हम रेंज क्या बोलेंगे जी, ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, तो बेसिकली हम डोमेन एंड रेंज का मतलब क्या रहेगा, डोमेन मतलब हम किसका वैल्यू देख रहे हैं, x का वैल्यू, और रेंज मतलब क्या रहेगा, वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ y। जब x डालेंगे डोमेन से तब हमें वैल्यूज मिलेंगे रेंज के टर्म्स में। अगर मैं किसी फंक्शन को अगर डिफाइन करता हूँ, फंक्शन इज मेड ऑफ ऑर्डर्ड पेयर x, y सच दैट y इज इक्वल टू f ऑफ x। अगर इस तरीके से अगर दिया है f ऑफ x मतलब रेंज का पार्ट रहेगा, तो हम ऐसा बोल सकते हैं f को, f का जो भी ऑर्डर्ड पेयर रहेगा उसमें से पहला पार्ट किसका रहता है, डोमेन का रहता है, और जो दूसरा रहता है वो क्या रहता है, रेंज रहता है। ठीक है, और बेसिकली क्या होता है, ये जो रेंज होता है ये कब मिलता है, जब हम डोमेन के ऊपर f लगाते हैं तब हमें मिलता है। तो जब भी हमें डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन पूछा रहेगा, हम हमेशा शुरुआत कहाँ से करेंगे, डोमेन से करेंगे। मतलब किसका वैल्यू पुट करेंगे, x के वैल्यूज पुट करके देखेंगे। और जब हम x का वैल्यू पुट करते हैं तो हमें आगे जाके क्या मिलता है, y मिलता है। ग्राफ बनाने का यही तरीका। एक और एग्जांपल देखते हैं। हमने मॉड्यूलस फंक्शन देखा था, मॉड्यूलस फंक्शन क्या था हमारा, f of x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। ठीक है, इसका ग्राफ किस तरीके से जाता था, लाइक दिस। यहाँ पर नेगेटिव इंफिनिटी तक जाता था और यहाँ पर पॉजिटिव इंफिनिटी तक जाता था। बट कैसे, हॉरिजॉन्टली। मतलब हॉरिजॉन्टली अगर मैं लेफ्ट साइड पे आया तो ये नेगेटिव इंफिनिटी x ले सकता है, अगर मैं हॉरिजॉन्टली ये साइड पे जाऊंगा राइट साइड पे तो ये पॉजिटिव इंफिनिटी ले सकता है। तो आप वापस से देखो हम कैसे डोमेन और रेंज जस्टिफाई कर सकते हैं। वापस से एक और तरीका, और ये तरीका हम किसके ऊपर देख रहे हैं, ग्राफ के ऊपर। आपको दो तरीकों से मूव करना है। अगर आप हॉरिजॉन्टली मूव करोगे तो आपको सबसे पहले क्या मिलेगा जी, डोमेन के मामले में पता चलेगा। मैं हॉरिजॉन्टली अगर लेफ्ट साइड पे अगर इंफिनिटी तक जा सकता हूँ तो x कितना वैल्यू लेगा, माइनस इंफिनिटी, कम से कम मिनिमम वैल्यू। राइट साइड में मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, पॉजिटिव इंफिनिटी तक। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टली जब मैं मूव करूंगा तो मुझे किसका वैल्यू पता चलेगा, x का वैल्यू पता चलेगा। अब यहाँ पर मैं ऑब्जर्व करके बोल सकता हूँ x बिलोंग्स फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। अब हम कैसे मूव करेंगे रेंज के लिए, वर्टिकल। हम वर्टिकल मूव करेंगे किसके लिए जी, रेंज के लिए। मतलब हमें क्या मिलेगा, y का वैल्यू मिलेगा। y कहाँ पर बिलोंग करता है ये पता चलेगा। अब देखो ग्राफ कहाँ पर है वो देखना। y का लो लाइक y एक्सिस पे जब आप जा रहे हो तो ग्राफ देखो कहाँ तक आ रहा है, सिर्फ 0 तक आ रहा है। इसके ऊपर ग्राफ है, इसके नीचे ग्राफ है क्या, मतलब y का वैल्यू कभी निगेटिव आ रहा है क्या, y का लोएस्ट वैल्यू इज 0, अदरवाइज इधर भी पॉजिटिव इंफिनिटी। अब देखो ऊपर जा रहे हैं
हम नीचे की साइड पे नहीं जा रहे। अगर ऊपर जाएंगे तो x जब माइनस इन्फिनिटी है तब y प्लस इन्फिनिटी है, x जब प्लस इन्फिनिटी है तब भी y प्लस इन्फिनिटी है, जब x जीरो है तब y जीरो है, मतलब y कभी भी निगेटिव नहीं हो रहा। तो मैं इस टाइप के फंक्शन के लिए ऐसा बोल सकता हूँ कि डोमेन ऑफ f x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है जी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो मैं यहाँ पर ऐसा बोल सकता हूँ ऑल रियल नंबर्स। और y कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है, जीरो से लेकर इन्फिनिटी। यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा, रेंज ऑफ f विल बी जीरो टू इन्फिनिटी। तो देखो ये डोमेन और रेंज कैलकुलेट करने के लिए आप अलजेब्रिक जो तरीका रहता है, हमारा जो इक्वेशन दिया रहता है वहां पर वैल्यूज डाल के भी चेक आउट कर सकते हो। दिस इज वन वे। और अगर आपको ग्राफ बनाना अगर आता है तो आप सिर्फ हॉरिजॉन्टली ग्राफ का बिहेवियर देखोगे तो आपको किसके बारे में पता चलेगा, डोमेन ऑफ अ फंक्शन। और अगर आप वर्टिकली अगर मूव करोगे तो आपको किसके बारे में पता चलेगा, रेंज ऑफ अ फंक्शन। ग्राफ को रीड करने से आपके ऑब्जर्वेशन और कीन हो जाएंगे और अच्छे हो जाएंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं। एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ याद है, पैराबोला ऊपर की तरफ जाता है। लेट्स जस्ट से f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और इसका ग्राफ होता है जी कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब क्या करो जी, इसका ना डोमेन और रेंज निकालो क्विकली, विद इन 15 सेकंड आप आराम से कर सकते हो। डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन। x का कौन सा वैल्यू वैलिड हो सकता है, कौन सा नहीं, वो डोमेन का पार्ट है। x का जो भी वैल्यू डाला उसके हिसाब से हमें y जो मिला वो किसका पार्ट रहेगा, रेंज का पार्ट रहेगा। डबल ऑफ f ऑल रियल नंबर, x स्क्वायर, सारे रियल नंबर्स का स्क्वायर पॉसिबल है। Yes. जब भी हम सारे रियल नंबर्स में से कोई भी अगर वैल्यू डाला x का, y मिलेगा, फॉर श्योर मिलेगा। ऐसा कोई रियल नंबर है जिसका स्क्वायर नहीं मिलेगा, सबका मिलता है, ठीक है। रेंज, मेरा अगर निगेटिव रियल नंबर रहेगा तो उसका स्क्वायर पॉजिटिव आता है, मेरा पॉजिटिव रियल नंबर रहेगा तो उसका स्क्वायर पॉजिटिव आता है। जब मेरा जीरो रियल नंबर रहता है तब स्क्वायर जीरो आता है, मतलब मेरा लोएस्ट वैल्यू जीरो आ रहा है, कभी निगेटिव रियल नंबर नहीं आ रहा है, तो मुझे क्या मिलेगा भाई, जीरो से लेकर। समझ में आ रहा है हम कैसे जा रहे हैं, पूरा का पूरा सिंगल फ्लैश में कभी नहीं चमकेगा। You have to go step by step, it's a process. हो गया एग्जाम्पल नोट डाउन। हम देखेंगे जी अब हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, देखो हमने रिलेशन चैप्टर में क्या देखा था, इनवर्स ऑफ अ रिलेशन, ये कंसेप्ट देखा था। जब जब एक रिलेशन एग्जिस्ट करता था उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करता था। एंड इफ फंक्शन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन, तो ऑब्वियसली रिलेशन के भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज इसको भी अप्लाई होंगे। जब भी एक फंक्शन एग्जिस्ट करता है तो ऑब्वियसली उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा ही करेगा।
अब किस तरीके से करता है वो हम देखेंगे। तो हम सबसे पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं जी इनवर्स ऑफ अ फंक्शन क्या रहता है। इसके अंदर एक छोटा सा कंसेप्ट है, इट इज इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट। Let capital A and capital B are two sets and f is a function from A to B. हमने दो सेट्स पकड़ लिए A एंड B। अब ले जैसे सेट A के अंदर है हमारा A1, A2, A3, A4, A5। अब ले जैसे सेट B के अंदर है B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7। अब A आइदर 1-1 फंक्शन हो सकता है या फिर मेनी वन फंक्शन हो सकता है। 1-1 अगर रहेगा तो हमने ऑब्जर्व क्या किया था भाई, यहाँ पर A के जितने एलिमेंट्स है उतने एलिमेंट्स हमारे रेंज में आएंगे, बराबर है। और ये अगर मेनी वन रहा तो भाई इसके अंदर जितने एलिमेंट्स है उससे कम ही हमारे रेंज के अंदर आएंगे। ओके, तो सिर्फ कार्डिनलिटी ऑफ टू सेट्स डोमेन है कोडोमेन ऑफ अ फंक्शन सिर्फ देखकर ही आप बता सकते हो कि ये हमारा कौन सा टाइप का फंक्शन हो सकता है। ये 1-1 हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकेगा, ठीक है। बट हमारा दूसरा वाला पार्ट पे आता है ऑन टू है या फिर इन टू है। 1-1 अगर रहेगा तो भी इसके अंदर 5 एलिमेंट्स है तो रेंज के अंदर कितने आएंगे, 5 आएंगे। अदरवाइज 5 से कम आएंगे तो रेंज का मैक्सिमम वैल्यू कितना जाएगा, 5 ही जाएगा। और हमारे कोडोमेन के अंदर कितने एलिमेंट्स है, 7 एलिमेंट्स है। तो हमें यहाँ पर क्या पता चला, रेंज इज लेस देन कोडोमेन। तो ये फॉर श्योर कौन से टाइप का फंक्शन रहेगा, इनटू फंक्शन रहेगा। फिर ये 1-1 रहे या फिर मेनी वन रहेगा तो हमेशा इनटू ही रहेगा, ठीक है। तो हमने इनवर्स ऑफ रिलेशन में क्या देखा था, जो हमारा पहला और दूसरा सेट रहता है उनका क्या होता है, इंटरचेंज होता है। बट अगर डोमेन की जगह कोडोमेन आ गया और कोडोमेन की जगह अगर डोमेन आ गया तो ये रास्ता उल्टा हो जाता है। तो फंक्शन अब A से B तक अगर पहले आ रहा था, जब हम इनवर्स करेंगे तो ये कैसा जाएगा हमारा, उल्टी तरीके से जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर वापस ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, 7। 1-1 होने के लिए आगे कितने होने चाहिए, 7 है क्या, नहीं, मेनी वन ही रहेगा फॉर श्योर। अब मेनी वन में भी क्या होगा, ये 5 के 5 इसी के वैल्यूज होने चाहिए, ऐसा जरूरी है क्या, नहीं। मतलब ये इनटू रहेगा ऑन टू रहेगा हम बता नहीं सकते, बट मेनी वन रहेगा ये तो फॉर श्योर हमने बता दिया। तो देखो हमने सिर्फ फंक्शन को जब ऑब्जर्व किया, सिर्फ उसकी कार्डिनलिटीज के ऊपर हम कभी कभी ये ऑब्जर्वेशंस क्रिएट कर सकते हैं, वेदर अवर फंक्शन इज 1-1 और मेनी वन, ऑन टू या फिर ये क्लियर है। अगेन हमने रिटर्न वाले तरीके में क्या बोला, ये फॉर श्योर कैसा रहेगा, मेनी वन रहेगा। अब देखिए दोनों टाइपोलॉजी कौन सी, ये स्पेशल वाले टाइपोलॉजीज है क्या। तो इनवर्स ऑफ एलिमेंट के लिए हमने क्या किया है जी, सबसे पहले दो सेट्स अज्यूम कर लिए और इन सेट्स का वैल्यूज लिख, जैसे हमने कुछ इस तरीके से पकड़ा, A1, A2, A3, A4 और यहाँ पर A5, B1, B2, B3, B4, B5, B6 B7। ये हमारा A से लेकर B तक जाता है कौन सा फंक्शन, F, ठीक है। अब ले जैसे A1 के लिए मुझे B1 मिलता है, A2 के लिए B3 मिलता है, A3 के लिए B4 मिलता है, A4 के लिए B5 मिलता है और A5 के लिए भी B5 मिलता है। लेट्स जस्ट, तो यहाँ पर मैं ऐसा बोल सकता हूँ f of A1 is equal to B1, f of A2 is equal to B3, f of A3 is equal to B4। इस तरीके से मैं हर एक 5 एलिमेंट्स के लिए निकाल सकता हूँ, क्लियर। अब ये इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है,
A1 से अगर मुझे B1 तक जाना रहेगा तो मैं कौन से रास्ते जा रहा हूँ? F के रास्ते जा रहा हूँ। F वाला रूल मैं यूज कर रहा हूँ। बट अगर मैं इनवर्स ऑफ रिलेशन करता था तो मेरा ऑर्डर पेयर उल्टा हो जाता था। मतलब पहले से दूसरे की जगह पर अब मैं कैसे जाऊंगा? दूसरे से मैं पहले की तरफ आऊंगा। तो इनके बीच का भी रिलेशन क्या होना चाहिए? उल्टा होना चाहिए। A1 पे कोई तो फंक्शन F अप्लाई होता था तो हम कहाँ पर जाते थे? B1 पे जाते थे। अब मैं उल्टा रास्ता ढूंढना चाहता हूँ। मैं शुरुआत कहाँ से करूंगा? B1 से करूंगा और मैं वापस कहाँ पर आने चाहता हूँ? A1 के ऊपर आना चाहता हूँ। तो अगर f of A1 is equal to B1, इसी का मतलब रहेगा A1 is equal to F inverse of B1। f of A2 अगर B3 है, इसी का मतलब क्या रहेगा? A2 is equal to F inverse of B3। A3 का फंक्शन f अगर B4 रहेगा तो A3 is equal to क्या रहेगा? F inverse of B4। ये समझ में आया? अब आते हैं किसके ऊपर? A4 और A5 के ऊपर। यहाँ पर देखो इजीली एग्जिस्ट किया। अब किसके ऊपर आते हैं? A4 और A5 के ऊपर। f of A4 क्या मिला हमें? B5 मिला। एंड f of A5 क्या मिला हमें? ये भी B5 मिला। तो आगे जाते टाइम क्या हुआ? अभी मेन इवन हो गया। अब इसी तरीके से अगर उसको ऑब्जर्व करेंगे तो मतलब क्या रहेगा? A4 इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें? F इनवर्स ऑफ B5। और दूसरा वाला ऑब्जर्वेशन हमें क्या मिलता है? A5 इज इक्वल टू F इनवर्स ऑफ B5। मतलब B5 के ऊपर ऐसे दो रास्ते मिलते हैं जहां से हम आगे जा सकते हैं। बट ये फंक्शन के पहले वाले स्टेटमेंट को सेटिस्फाई तो कर रहा है बट दूसरे वाले स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। Each element has unique element। यहाँ पर B5 से लौटते टाइम हम एक जगह पर जा सकते हैं क्या? नहीं, दो अलग अलग वैल्यूज मिल रही है। ठीक है, तो इनवर्स ऑफ एलिमेंट नॉर्मली एग्जिस्ट करेगा। हम हर एक एलिमेंट को ये वाले फॉर्मेट में नोट डाउन कर सकते हैं। ये वाले फॉर्मेट में अगर गिवन रहेगा हम उसको ये वाले फॉर्मेट में नोट डाउन कर सकते हैं। बट आपको हर एक एलिमेंट का सिर्फ पार्ट मिलेगा। हमारे फंक्शन को एग्जिस्ट करने के लिए हर एक एलिमेंट से लौटते टाइम फंक्शन का डेफिनेशन होना जरूरी रहता है। ए से लेकर बी तक हम फंक्शन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही गए। तो इसका अगर इनवर्स फंक्शन अगर फाइंड आउट करना रहेगा तो भाई उल्टे आने के भी जो रास्ते रहेंगे वो भी फंक्शन के डेफिनेशन को फॉलो करने चाहिए ही चाहिए। ये समझ में आया? हर एक फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट तो करेगा बट कब करेगा? जब हम डोमेन एंड रेंज के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस देंगे तभी एग्जिस्ट करेगा। कैसे वो भी पता चल जाएगा। बट इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट में किसी को कोई डाउट? अगर A1 के ऊपर F लगा तो B1 पे गया तो भाई B1 के ऊपर इनवर्स लगाऊंगा तो मैं वापस A1 पे आऊंगा। तो डोमेन से कोडोमेन फंक्शन के रास्ते जाते थे तो कोडोमेन से डोमेन आएंगे इनवर्स फंक्शन के रास्ते। यहाँ तक नोट डाउन कर लिया तो भी चल जाता है। ये जस्ट एक ऑब्जर्वेशन के लिए। इफ यू वांट टू नोट डाउन दिस पार्ट देन इट्स आल्सो ओके। कर लो चाहे। विजुअलाइजेशन की वजह से आप लॉन्ग टर्म याद रख सकते हो। अप्लाई करने में भी एक आपको एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका मिल जाता है। मैडम सीधा बैठा करो। तो ये एग्जांपल में हम बोल सकते हैं A1, A2 और A3 का इनवर्स फंक्शन पॉसिबल था क्योंकि आगे जाते टाइम जैसे फंक्शन के डेफिनेशन को फॉलो करता था रिटर्न आते टाइम भी कर रहा है। बट A4 और A5 के चक्कर में ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आगे जाते टाइम ये मेन इवन था तो पीछे आते टाइम ये एग्जिस्ट नहीं कर पाया। तो इसके ऊपर हम एक ऑब्जर्वेशन क्या बनाते हैं? Inverse of any function may or
may not exist depending on domain and range of a function. Inverse of any function may or may not exist depending on domain and range of a function. डोमेन और रेंज और फंक्शन के ऊपर डिपेंड क्यों करता है? क्योंकि भाई इन्हीं के ऊपर तो डिपेंड करेगा हमारा फंक्शन वन वन है मेनी वन है, ऑन टू है या फिर इन टू है। दैट इज, इसी का मतलब क्या रहता है? वेदर गिवन फंक्शन इज वन वन और मेनी वन एंड ऑन टू और हमारा डोमेन के ऊपर जो भी रहेगा उसके ऊपर क्या डिपेंड करता है? ये वन वन है या फिर मेनी वन है। हमारे रेंज के ऊपर क्या डिपेंड करता है? वेदर दिस इज ऑन टू या फिर इन। ये क्लियर है? हम इसका भी एक एग्जांपल देखेंगे। ग्राफ के साथ बोलिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन याद आ रहा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसा था? हमारा जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस था उसके ऊपर स्टेयरकेस के जैसा आता था और ऐसा एक डॉटेड लाइन रहेगा और यहाँ पर हमारा इधर से लेकर हेलो इस तरीके का आता था। याद है? याद नहीं तो ओपन करके देख लो। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब अगर मैंने इस फंक्शन को अगर इस तरीके से डिफाइन किया, दिस इज अ फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स, तो मेरा डोमेन क्या रहेगा? रियल नंबर रहेगा। x के हर एक वैल्यू के लिए वैल्यू मिल रहा है, ठीक है? ऐसा है कि लेकिन नेगेटिव इन्फिनिटी पे नहीं मिल रहा है, मिलेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर मैं डोमेन ऑफ फंक्शन क्या बोलूंगा? ऑल रियल नंबर्स। अब रेंज देखो, रेंज मतलब x अगर डाला तो मुझे वैल्यू क्या मिलता है? मुझे कभी इंटीजर के अलावा वैल्यू नहीं मिलेगा, हमेशा मुझे कौन सा वैल्यू मिलेगा? इंटीजर वैल्यू ही मिलेगा, क्योंकि भाई फंक्शन का नाम ही है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जो भी वैल्यू मिलेगा किस में मिलेगा? इंटीजर में मिलेगा। तो यहाँ पर मेरा रेंज ऑल रियल नंबर्स रहेंगे क्या? बिल्कुल नहीं, मेरे सारे के सारे रियल नंबर नहीं आएंगे, क्योंकि 1/2 इज अ रियल नंबर, बट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में कभी भी रेंज में मुझे 1/2 वैल्यू नहीं मिलने वाला, ठीक है? तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? ऑल इंटीजर्स, ये नहीं आएगा वहाँ पर, ऑल इंटीजर्स, ठीक है? अब इसकी वजह से क्या होगा? देखो ये आगे जाते टाइम हमारा मेनी वन फंक्शन है, रिटर्न आते टाइम रियल नंबर टू रियल नंबर नहीं आएगा। बट अगर यही फंक्शन अगर मेरा फ्रॉम रियल नंबर्स टू इंटीजर्स अगर रहता तो फॉर श्योर क्या रहता? मेरा रिटर्न आने का फॉर श्योर एक चांस रहता, ठीक है? तो ऑब्जर्व करो यहाँ पर ये वाले एग्जांपल के ऊपर, इनवर्स ऑफ एनी फंक्शन मे और मे नॉट एग्जिस्ट डिपेंडिंग ऑन डोमेन एंड रेंज। तो पहली बार जब हमने इसको फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर बोला, फंक्शन ऐसे आगे तो जाता था, बट रिटर्न आना पॉसिबल था क्या? नहीं, ये एग्जिस्ट नहीं करता था। बट अगर मैंने यहाँ पर कोडोमेन को अगर चेंज कर दिया, कोडोमेन को अगर चेंज कर दिया, कोडोमेन को चेंज करने की वजह से किसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है? रेंज के ऊपर, राइट? रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। मैंने कोडोमेन को क्या चेंज किया? रियल नंबर की जगह पर इंटीजर्स डाल दिया,
तो हमने ऑब्जर्व किया कि भाई इस फंक्शन से हम आगे भी जा सकते हैं और उसी फंक्शन के थ्रू हम नॉट लाइक उसी फंक्शन के इनवर्स के रास्ते भी हम वापस आ सकते हैं, ये पॉसिबल है। अब आगे जाते टाइम देखो ये फंक्शन क्या रहेगा, मेनी वन रहेगा, और रिटर्न आते टाइम क्या रहेगा, ये 1 1 ही रहेगा। ठीक है, समझ में आया? इसलिए क्या बोला, दैट इज वेदर आवर गिवन फंक्शन इज, ये कौन सी कैटेगरी में आता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा भाई हमारा इनवर्स पॉसिबल है या नहीं। वापस आते टाइम हमारा मेनी वन का उल्टा क्या होगा, वन मेनी हो जाएगा, बट वन मेनी टाइप ऑफ फंक्शन होता ही नहीं है। ये आते टाइम 1 1 है, बट स्पेशली कौन सा टाइप का है पता है, ऑन टू। कोई भी इंटीजर वैल्यू डालो ना, आपको वैल्यू हमेशा क्या मिलेगा, इंटीजर ही मिलेगा, इंटीजर ही मिलेगा। तो रिटर्न आते टाइम क्या किया हमने, उस फंक्शन को 1 1 ऑन टू क्रिएट किया। अब 1 1 ऑन टू मतलब कौन से टाइप का फंक्शन है, 1 1 ऑन टू इज अ बाइजेक्शन। तो यू विल फाइंड आउट हमारा जो बाइजेक्शन रहता है वो स्पेशल क्यों रहता है। हमने प्रॉपर्टी में क्या देखा था, कंपोजिशन ऑफ बाइजेक्शंस इज ऑलवेज अ बाइजेक्शन। अगर कोई भी अगर फंक्शन है उसका इनवर्स अगर फॉर श्योर अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं, वो हमारा स्पेशल केस रहेगा, दैट इज इट विल बी अ बाइजेक्शन। तो अगर हमें किसी भी फंक्शन का अगर इनवर्स करना रहेगा तो हम उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, सबसे पहले बाइजेक्शन में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करना है वो हम सीखेंगे, बट अंटिल नाउ ये समझ में आ गया एवरीवन। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन लिखने वाले हैं वापस से, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट समझ में आया। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन एग्जिस्ट कर भी सकता है या फिर नहीं भी कर सकता, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वेदर आवर गिवन फंक्शन इज दिस काइंड में कैसा लेकर आता है। उसका हमने ये एग्जांपल भी देखा, हमने डोमेन एंड कोडोमेन को इस तरीके से रखा तो इनवर्स पॉसिबल नहीं हुआ। हमने डोमेन एंड कोडोमेन को थोड़ा सा छेड़खानी किया, कोडोमेन को हमने थोड़ा सा चेंज किया, तो हमारा इनवर्स अब पॉसिबल हो गया। ठीक है, ये कैसे करते हैं वो भी सीखेंगे। सो इनवर्स ऑफ अ फंक्शन अगर हम अंडरस्टैंड अगर करना चाहेंगे तो हम कौन से टाइप का फंक्शन कंसीडर करेंगे, शुरू से ही 1 1 एंड ऑन टू। हम बाइजेक्शन से पकड़ के चलते हैं, मतलब फॉर श्योर गारंटी है कि भाई इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, सो लेट फंक्शन f फ्रॉम a to b इज ए बाइजेक्शन। अभी हमारा एक्चुअल कंसेप्ट शुरू हुआ, दैट इज इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। Let function f from a to b is a bijection. Then function g from b to a, which associates all elements of b to unique elements of A is called inverse of function f. हमने शुरुआत में क्या अज्यूम किया, एक बाइजेक्शन ही अज्यूम करके चलते, मतलब इनवर्स के चक्कर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। If f from a to b is a bijection, then function g from b to a, which associates every elements या फिर all elements of b to unique element of a, you will find out function की definition को ही follow कर रहा है। all elements of b to unique elements of a is called inverse of function f. It is denoted as g is equal to f inverse. G is equal to f inverse.
ये समझ में आया? डिनोट कैसे करें? g इज इक्वल टू एफ इनवर्स, मतलब मैं g की जगह पर क्या लिख सकता हूँ? एफ इनवर्स लिख सकता हूँ। तो देखो इसी का मतलब क्या हुआ? दैट इज मैथमेटिकली इफ f on a is equal to b, या फिर इसको ऐसा बोल सकते हो, फंक्शन f is from a to b, then f inverse will be from b to a। g की जगह हमने क्या लिखा? अब सीधा f इनवर्स लिख दिया। g की जगह अब हमने सीधा f इनवर्स लिख दिया। अब लेट जैसे a के अंदर हम एक एलिमेंट अज्यूम करके चल रहे हैं, दैट इज x, एंड b के अंदर हम क्या अज्यूम करके चल रहे हैं? y। ये बाइजेक्शन है। x के लिए क्या मिलेगा? y मिलेगा। एक के लिए एक है, 1 1 है। जो रेंज है वही कोडो में, तो ये 1 2 के पे बाइजेक्शन है। तो मैं ऐसा ये बोलूंगा f ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। इसका मतलब क्या रहता है? y is in terms of x, that is y is in terms of x। अब x से y पे गए, y से x आने के लिए हमने क्या लिखा है? इनवर्स। f इनवर्स लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब y के ऊपर जब मैं f इनवर्स अप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? x मिलेगा। तो यहाँ पर मैं ऐसा बोल सकता हूँ x इज इन टर्म्स ऑफ y। यहाँ पर हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? x इज इन टर्म्स ऑफ y। ये स्टेटमेंट कहीं पर तो देखा देखा लग रहा है। सर्जेक्टिविटी का थर्ड रूल देखो, थर्ड स्टेप सर्जेक्टिविटी, पहला वाला y इज इक्वल टू f ऑफ x करो, सेकंड है, सेकंड पर थर्ड भी नहीं। सर्जेक्टिविटी याद नहीं रहेगा तो पीछे पढ़ के देखो। हम सिंप्लीफाई करते थे, हमें y इज इन टर्म्स ऑफ x था, हम उसको किस में कन्वर्ट करते थे? x इन टर्म्स ऑफ y लेकर चलते थे, ठीक है। तो हम क्या चेकआउट? सर्जेक्टिविटी चेकआउट लेकर यही स्टेप करते थे। मतलब इनवर्स ऑफ अ फंक्शन भी बेसिकली उसी के जैसा रहेगा, f इनवर्स ऑफ y। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन है, सिंपल एग्जांपल के ऊपर। If f of x is equal to y, then f inverse of y is equal to x। इसको एक बार छोटे एग्जांपल के ऊपर देखते हैं। बाइजेक्शन चाहिए ना, तो हम एक सस्ता वाला बाइजेक्शन देखते हैं, दैट इज f of x is equal to, let's just say 2x plus 3, ठीक है। अभी f of x मतलब क्या रहेगा? y रहेगा, मतलब y is in terms of x। अब हमें क्या करना है? x in terms of y, x को एक जगह पर रखेंगे, y को पूरा का पूरा दूसरे साइड पर लेकर जाएंगे, x को आइसोलेट करना है बेसिकली। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2x is equal to y minus 3, यहाँ का प्लस 3 इधर चला गया, x is equal to क्या मिलेगा? y minus 3 by 2। तो अब हमें क्या मिला जी? x is equal to y minus 3 by 2। तो ये पूरा का पूरा y के टर्म में, तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ, दिस इज, लेट्स जस्ट से g of y, x is equal to g of y, ठीक है। बट हमने ये कहाँ से निकाला जी? f of x से निकला, तो f of x से हम g of y पर आ गए, और ये दोनों के दोनों बाइजेक्शन है, तो हम यहाँ पर सीधा बोल सकते हैं g इज इक्वल टू क्या रहेगा हमारा? f इनवर्स रहेगा। यू विल फाइंड आउट इनवर्स में सारी प्रोसेस उल्टी हो रही है। यहाँ पर +3 था, यहाँ पर -3, यहाँ पर 2 मल्टीप्लिकेशन में था, यहाँ पर 2 डिवीजन, ठीक है।
find inverse of given functions. There is a function on set of real numbers given as f of x is equal to x cube plus 3. हमें इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। दूसरा, there is a function f from real numbers to real numbers given as f of x is equal to 3x minus 13. इनका इनवर्स फाइंड आउट करना बहुत इजी है। देखो पहले क्वेश्चन के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, y is equal to x cube plus 3 करेंगे। सर्जेक्टिविटी का जो एल्गोरिथम है ना वही फॉलो करना है। एंड में क्या करना है वो भी बताऊंगा। y is equal to x cube plus 3, x को आइसोलेट करना है तो ये क्या हो जाएगा, x cube is equal to y minus 3, दोनों साइड पे क्यूब रूट अप्लाई किया तो x is equal to क्यूब रूट और y minus 3, और x को अब हम क्या लिखेंगे जी, g of y। बट हमारा g क्या है बेसिकली, f इनवर्स है। g is nothing but f इनवर्स। तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है जी, f इनवर्स ऑफ y is equal to क्यूब रूट ऑफ y minus 3। अब मजेदार बात, आप ये y की जगह p रखो, q रखो, x रखो, कुछ भी रखो, हम इसको किसके बराबर बोलना चाहते हो हमारा चॉइस। ये क्लियर है, बट स्टैंडर्ड यही तरीका है। देखो ऑब्जर्व करो वापस से, यहाँ पर +3 था, यहाँ पर -3, यहाँ पर x का पावर 3 था, यहाँ पर x का पावर ये जो भी वैल्यू है उसका पावर अब 1/3 उल्टा हो रहा है। सिमिलर यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे आपको मिलेगा +13 और 3 डिवीजन में मिलेगा आपको। इसको ट्राई करके देखो क्या हो जाएगा, ये y is equal to 3x minus 13, so 3x is equal to y plus 13, x is equal to y plus 13 by 3। हर एक रियल नंबर के लिए एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। अब x को हम क्या लिखेंगे जी, सीधा g of y is equal to y plus 13 upon 3। आप इसको सीधा f इनवर्स ऑफ y भी लिख सकते हो। यू विल फाइंड आउट, हमने जब भी इनवर्स के लिए एग्जांपल्स लिए वो सारे के सारे बाइजेक्शंस ही थे। बाइजेक्शन का इनवर्स इजीली पॉसिबल होता है, उसके पीछे जो रीजन है वो हमने जो टेबल बनाया था ना उसके ऊपर ऑब्जर्व करो। बाइजेक्शन के लिए हमने क्या ऑब्जर्व किया था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रेंज इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन। तब सब जगह पर एक के लिए भी एक बना है, कोई भी राड़ा नहीं है उधर। इनवर्स ऑफ फंक्शन में किसी को कोई डाउट, समझ में आया कंसेप्ट? बहुत इजी है। इनवर्स एग्जिस्ट कर भी सकता है या फिर नहीं भी कर सकता, डिपेंडिंग ऑन आवर फंक्शन किस टाइप का है, 1 1 है, मेनी 1 है, ऑन टू या फिर इनटू है। बट अगर स्पेशल केस रहता है दैट इज बाइजेक्शन, तो इनवर्स फॉर श्योर एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। अब सेंस हो रहा है बाइजेक्शन यूनिक क्यों होता है, खास क्यों रहता है, इसी रीजन की वजह से। ओके चलो, हमने जब कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस देखा था उसके बाद उसके प्रॉपर्टीज देखे थे। हमने इनवर्स ऑफ अ फंक्शन देखा, अब देखेंगे जी प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। Property 1. Inverse of a bijection is always a bijection. Inverse of a bijection is always a bijection.
प्रॉपर्टी 2, inverse of a bijection is unique. Inverse of a bijection is unique. ये पहले दो प्रॉपर्टीज रीड करके ही समझ में आता है भाई बाइजेक्शन क्यों खास है। उसका बाइजेक्शन का इनवर्स हमेशा एक बाइजेक्शन ही रहता है, तो बिहेवियर चेंज हो रहा है क्या? अदरवाइज हमने जो शुरू में एग्जांपल देखा था क्या देखा था, आगे जाते टाइम मेन ही वन था, पीछे आते टाइम इनवर्स हो ही नहीं रहा था। हमें उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ा, 1-1 में कन्वर्ट करना पड़ा, हम तभी पीछे आ सके। ठीक है, मतलब आगे जाते टाइम मेन ही वन, तो मेन ही वन था तो बाइजेक्शन था क्या? नहीं, पीछे कब आया? जब हम उसको बाइजेक्शन में कन्वर्ट करें। ठीक है, मतलब हम किसी भी फंक्शन का इनवर्स उल्टा करने के लिए बाइजेक्शन में कन्वर्ट करके जा सकते हैं, बट अगर ऑलरेडी अगर बाइजेक्शन रहेगा तो फॉर श्योर उसका इनवर्स भी क्या रहेगा? हमेशा बाइजेक्शन ही रहेगा। अब बाइजेक्शन का इनवर्स अगर हमेशा बाइजेक्शन है, मतलब उसके बिहेवियर में कोई चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या रहेगा? इनवर्स ऑफ अ बाइजेक्शन इज यूनिक, खास रहता है। ठीक है, एक के लिए एक बना है, आगे जाते टाइम उल्टा आते टाइम भी एक के लिए एक ही बना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, F from A to B and G from B to A are such that f of G is equal to identity function on A and G of F is equal to identity function on beta. पहले G लगेगा ना, तो B से शुरुआत होगी, F खत्म होता है B। तो f of G is identity function on B and G of F is identity function on A, then F is equal to G inverse. F is equal to G inverse. या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो जी, G is equal to F inverse। दोनों में से कोई भी एक पार्ट आप बोल सकते हो। बेसिकली क्या होगा, दोनों एक दूसरे के इनवर्स रहेंगे, दोनों फंक्शंस एक दूसरे के इनवर्स रहेंगे। और इसका मतलब क्या हुआ, अगर दोनों फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स है तो दो इनवर्स फंक्शंस का कंपोजिशन हमेशा क्या बनता है? आइडेंटिटी फंक्शन बनता है। तो ये हमारा थर्ड प्रॉपर्टी है। अगर किसी भी दो फंक्शंस का कंपोजिशन अगर आइडेंटिटी फंक्शन अगर बनता है तो ये जो दोनों फंक्शंस है वो क्या रहेंगे? एक दूसरे के इनवर्स रहेंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड, उल्टा आते टाइम अगर कोई भी दो फंक्शन अगर एक दूसरे के इनवर्स रहेंगे तो उनका कंपोजिशन हमेशा एक आइडेंटिटी फंक्शन ही रहेगा। थर्ड प्रॉपर्टी क्लियर एवरीवन? चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर आता है। Inverse of a function is distributive over composition of functions. It's just like De Morgan's law. हम यूनियन और इंटरसेक्शन के ऊपर De Morgan's law अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो इसका मतलब क्या रहता है, इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला देखो। अगर मुझे G of F का क्या फाइंड आउट करना है? इनवर्स। मैं इनवर्स फंक्शंस का कंपोजिशन नहीं कर रहा हूँ, मैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के ऊपर क्या लगा रहा हूँ? इनवर्स लगा रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या रहेगा? इट विल बी F इनवर्स ऑफ G इनवर्स। ये फंक्शन तो इनवर्स होता ही है बट साथ में उनका ऑर्डर भी चेंज हो जाता है, तभी इक्वल होगा। ये समझ में आया? चौथा प्रॉपर्टी एवरीवन क्लियर? हमारे इतनी प्रॉपर्टी इससे ज़्यादा नहीं है।
इजी है, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन बहुत इजी है। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन एग्जिस्ट करने के लिए हम क्या ट्राई करते हैं, हमारे फंक्शन कैसा रहे जी, बाइजेक्शन रहे। क्यों रहे, पहला बिकॉज इनवर्स ऑफ अ बाइजेक्शन इज ऑलवेज अ बाइजेक्शन, ठीक है। अब बाइजेक्शन मतलब उसका बिहेवियर काफी यूनिक है, और उसका इनवर्स भी अगर बाइजेक्शन है तो हम क्या बोलते हैं, इनवर्स ऑफ अ बाइजेक्शन इज यूनिक। मेरे पास अगर दो फंक्शंस है और उनका कंपोजिशन क्या आ रहा है, आइडेंटिटी फंक्शन आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों फंक्शंस एक दूसरे के इनवर्स हुआ। इसी के ऊपर हम उल्टा भी जाते हैं, दो इनवर्स फंक्शन का कंपोजिशन हमेशा क्या रहेगा, एक आइडेंटिटी फंक्शन ही रहेगा। प्रॉपर्टी 4, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। अगर हमारे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के ऊपर अगर हमें इनवर्स अगर निकालना रहेगा तो ये पॉसिबल है, बट डिस्ट्रीब्यूट होने का तरीका किस तरीके से हमें यहाँ पर डिनोट किया, दैट इज g ऑफ f का इनवर्स रहेगा f इनवर्स ऑफ g इनवर्स, ठीक है। अब अगर ये तिगड़ी में अगर आया तो मतलब अगर ऐसा पूछा गया g ऑफ f ऑफ h का इनवर्स, तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा ऑर्डर उल्टा और सबके इनवर्स, तो ये हो जाएगा जी आपका जो इसकी जगह ऐसा लिखो आप h इनवर्स ऑफ f इनवर्स ऑफ g इनवर्स, इस तरीके से। समझ में आया, एवरीवन क्लियर है? चाहे तो प्रॉपर्टी 4 के ऊपर एक एग्जांपल भी लेकर देखते हैं पॉसिबल होता है कि नहीं। बट पहले दिन प्रॉपर्टी बहुत इजी है, बहुत एलिमेंट्री, सिंगल स्टेटमेंट में आप याद रख सकते हो। हम ये वाला ट्राई करके देखते हैं, g ऑफ f का इनवर्स और उसका राइट हैंड साइड वो मैच होता है कि लेट्स जस्ट एक f ऑफ एक छोटा वाला नंबर लेते हैं, दैट इज 2x 3। जानबूझ के बाइजेक्शन ले रहा हूँ क्योंकि बाइजेक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। और लेट्स जस्ट से मेरा g ऑफ x क्या है जी, x3, ठीक है। ये भी बाइजेक्शन है, सारे रियल नंबर्स के लिए एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब अगर f ऑफ x अगर 2x 3 है तो देखो f इनवर्स क्या रहेगा, f इनवर्स ये रहेगा, f इनवर्स ये रहेगा। और अगर g ऑफ x अगर ये है तो g इनवर्स क्या रहेगा पता है, क्यूब रूट ऑफ x रहेगा। इंडिविजुअल निकाल लिया। अब सबसे पहले हम क्या करना है, g ऑफ f करना है, f ऑफ g करना है, जो भी करते हैं g ऑफ f कर लेते हैं। चलो g ऑफ f ऑफ x, तो इसका मतलब क्या रहेगा, g इज अप्लाइड ऑन f ऑफ x। अब g ऑफ x x क्यूब होता है तो g ऑफ f ऑफ x क्या रहेगा, f ऑफ x का होल क्यूब, यही रहेगा। या फिर आप ऐसा कर सकते हो, g ऑफ f ऑफ x का वैल्यू क्या है हमारा 2x 3। अब g ऑफ x में क्या होता है जी, x का सीधा पावर 3 हो जाता है, तो यहाँ पर क्या होगा, g ऑफ दिस में क्या होगा 2x 3 का सीधा पावर 3 हो जाएगा। ये तो हमें क्या मिला जी, ये g ऑफ f ऑफ x, क्लियर। अब हमें क्या करना है, इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। अब हमें क्या करना है जी, इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो इसका इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको अज्यूम करेंगे इक्वल टू y। हमें अब क्या करना है, x को आइसोलेट करना है। दोनों साइड पे अब मैंने क्या अप्लाई किया जी, क्यूब रूट, तो क्या हो गया ये क्यूब रूट ऑफ y इज इक्वल टू 2x 3, -3 इधर आया तो +3, तो 2x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ y +3, इधर 2 मल्टीप्लिकेशन में उधर जाएगा तो डिवीजन में, तो हमें क्या मिला जी, क्यूब रूट ऑफ y +3/2। और ये x मतलब क्या रहेगा हमारा, f इनवर्स ऑफ जो भी है, सॉरी f इनवर्स नहीं है, g ऑफ f ऑफ x का इनवर्स, राइट। ये इसका इनवर्स है क्योंकि भाई हमें g ऑफ f ऑफ x क्या मिला था, ये मिला था, g ऑफ f हमें ये मिला था, तो हमें क्या मिला जी, g ऑफ f का इनवर्स मिला। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड हमने फाइंड आउट किया, अब हम क्या जस्टिफाई करेंगे, इसका राइट हैंड साइड भी यही मिलता है कि नहीं। अब राइट हैंड साइड में हमें क्या मिला जी, f इनवर्स ऑफ g इनवर्स, मतलब f इनवर्स ऑफ g इनवर्स, इस तरीके से जाना है।
देखो एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स, इसका मतलब क्या रहेगा, एफ इनवर्स इज अप्लाइड ऑन जी इनवर्स ऑफ वाई, इसी तरीके से रहेगा। अब जी इनवर्स ऑफ वाई क्या है, जो ऑलरेडी वाई चाहिए, वाई में चाहिए क्यूब रूट ऑफ वाई, तो फिर क्या हो जाएगा आपका एफ इनवर्स ऑफ क्यूब रूट ऑफ वाई। और अब नेक्स्ट क्या दिया जी, एफ इनवर्स लगाना है। अब एफ इनवर्स ऑफ y में क्या होता है, y में +3 होता है और डिवाइड बाय 2 होता है, तो इसके रूट के चक्कर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जो भी रहेगा इसमें +3 होगा डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। ये हमें क्या मिला जी, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। और देखो जी ऑफ एफ का इनवर्स क्यूब रूट ऑफ y +3/2 मिला, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स क्यूब रूट ऑफ y +3/2 मिला, दोनों वैल्यू सेम मिला, मतलब हमारा प्रॉपर्टी को जस्टिफाई है। क्लियर है विवेक? जब भी आपको डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रियल फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए बोला रहेगा, डोमेन के लिए x के वैल्यूज चेकआउट करना है और रेंज के लिए हमें y, x डालने के बाद जो मिलता है वो क्या रहेगा, हमारा रेंज रहेगा। f of x is equal to root over 9 minus x square. G of x is equal to x plus 1 upon x minus 2. Must be less than or equal to 2. इस तरीके से नहीं करना, यही करना। क्योंकि अगर पहला वाला अगर नोट डाउन हुआ है तो हमारा ये वाला क्वेश्चन ट्राई करके देखो। हमें क्या करना है, यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, डोमेन एंड रेंज ऑफ गिवन फंक्शंस। डोमेन मतलब x का जो वैल्यू सेटिस्फाई होगा वो, और डोमेन का ये वैल्यू डालने के बाद जो मिलता है वो क्या रहेगा, हमारा रेंज रहेगा। तो x क्या क्या वैल्यू ले सकता है वो हमें चेकआउट करना है। चेकआउट करने के लिए एक सिंपल बात बताता हूँ, ऑलवेज गो फॉर ये वाला तरीका, जीरो के अड़ोस पड़ोस वाले वैल्यूज लेकर चलना, इजी हो जाता है। फॉर एग्जांपल x का वैल्यू सबसे पहले क्या अज्यूम कर लिया, 0, तो √9 एग्जिस्ट करता है, √9 क्या आता है, 3 आता है। x का वैल्यू मैंने 2 रखा, 9 - 4 √5 एग्जिस्ट करता है, x का वैल्यू मैंने क्या रखा, 3, 9 - 9 √0 एग्जिस्ट करता है। अब मैंने x का वैल्यू रखा 5, 9 - 25 -60 रूट ऑफ नेगेटिव नंबर एग्जिस्ट करता है नहीं, तो डोमेन में 5 आएगा क्या, डोमेन में 4 आएगा क्या, डोमेन में 3 आएगा, 4 नहीं आएगा क्योंकि नेगेटिव आता है। तो हम क्या बोलेंगे भाई, ये रूट जो रहेगा ये इसका फंक्शन का डोमेन कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, जहाँ पर 9 - x² इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये वहीं पर एग्जिस्ट करेगा। जब जब ये लेस देन 0 होगा ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो देखो क्या हो जाता है, 9 मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू x², 9 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू x²। तो दोनों साइड में अगर रूट अगर डाल दिया तो हमें क्या मिलता है जी, +-3, ठीक है। उसमें से हम क्या करेंगे, -3 को एक जगह पर रखेंगे और +3 को दूसरी जगह पर डाल देंगे, नंबर लेंगे हिसाब से। तो मतलब -3 से लेकर +3 के अंदर का जो x रहेगा वही इसको सेटिस्फाई करेगा।
-3 से छोटा वाला x एग्जिस्ट नहीं करेगा। x के वो वैल्यू के लिए y एग्जिस्ट करता ही नहीं है। सेकंड वाला पॉइंट ब्रेक हो रहा है। सिंगल एलिमेंट हैज यूनिक वैल्यू इन b। -5 के लिए वैल्यू नहीं मिल रहा है तो वो डोमेन का पार्ट नहीं रहेगा। डोमेन कहाँ से कहाँ तक मिलेगा हमें? -3 से +3 तक मिलेगा ये वाले क्वेश्चन के लिए। अभी -3 से +3 डाला तो क्या मिलेगा? देखो जब -3 डालूंगा तो मुझे वैल्यू मिलता है 0, +3 डाला तो भी मुझे वैल्यू मिलता है 0। x का वैल्यू जब 0 डालता हूँ तब क्या मिलता है मुझे वैल्यू? 3 मिलता है। तो मेरा डोमेन क्या रहेगा पहले वाले क्वेश्चन के लिए? डोमेन ऑफ f इज फ्रॉम -3 to +3। और यहीं पर मेरा रेंज क्या हुआ? जब मैंने -3 से लेकर +3 का कुछ भी वैल्यू डाला तो मुझे वैल्यू मिला जी 0 से लेकर 3 तक ही मिला। 0 से लेकर 3 तक ही मिला। ये ट्राई करो g ऑफ x के लिए, सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए। मैं g ऑफ x जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है इसको ऐसा बोल सकता हूँ कि इट इज अ डिवीजन ऑफ टू फंक्शंस। x + 1 एक फंक्शन है और x - 2 दूसरा फंक्शन, बराबर है। तो g ऑफ x इज बेसिकली डिवीजन ऑफ टू फंक्शंस, ऐसा बोल के चल सकते हैं। लेट्स जैसे चलो देखते हैं g ऑफ x इज इक्वल टू x + 1 अपॉन x - 2। और जब भी हम डिवीजन ऑफ नंबर्स करते हैं हम क्या जानते हैं? 0 से डिवाइड कर सकते हैं क्या? नहीं। तो ये जो g ऑफ x रहेगा ये कब एग्जिस्ट नहीं करेगा? जब आपका x - 2 इज इक्वल टू 0 जब रहेगा तभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम यहाँ पर स्पेशल कंडीशन क्या बोलेंगे? x - 2 इज नेवर इक्वल्स टू 0। वहीं पर ये वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। कोई भी रियल नंबर डालो x की जगह पर चल जाएगा, बट जब आप x इज इक्वल टू क्या डालोगे? 2 डालोगे। मतलब x - 2 इज इक्वल टू 0 कब रहता है? when x इज इक्वल टू 2 रहेगा तभी। when x इज नेवर इक्वल टू 2। तो अब हम यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन के लिए क्या बोलेंगे भाई? डोमेन ऑफ फंक्शन g is what? all real numbers except for number 2 सारे के लिए एग्जिस्ट करेगा। सिर्फ कौन से पार्ट के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा? 2 के लिए। अब सारे रियल नंबर्स डालोगे तो हर एक वैल्यू मिल ही जाएगा। फॉर एग्जांपल देखो 2 से अगर बड़ा वाला वैल्यू डाला तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, ऊपर वाला भी पार्ट पॉजिटिव ही रहेगा। और अगर मैंने -1 से छोटा वाला पार्ट अगर लिया तो दोनों ही पार्ट निगेटिव आता है, बट निगेटिव अपॉन निगेटिव इज अगेन पॉजिटिव। इसका मतलब देखो मुझे लोएस्ट वैल्यू कहीं पर तो मिलता है। समझ में आ रहा है? तो हमें कैसे पता चलेगा? x + 1 अपॉन x - 2 हमारे ये जो चेंजेस रहते हैं ये कहाँ पर होता है? जब ये इक्वल टू 0 और जब ये इक्वल टू 0 होता है वहाँ पर। when x + 1 इज इक्वल टू 0 कहाँ पर होता है? when x इज इक्वल टू -1। तो हम क्या करेंगे जी भाई? नंबर लाइन के ऊपर x इज इक्वल टू -1 नोट डाउन किया। x - 2 इज इक्वल टू 0 होता है, इसका मतलब क्या रहेगा? x इज इक्वल टू 2। तो 0 1 एंड 2। ठीक है। हम यहाँ पर ऑब्जर्व और क्या करते हैं? देखो जब मेरा कोई भी x 2 से बड़ा रहेगा, लेट्स जैसे 3 पकड़ा, 3 - 2 1, 3 + 1 4, 4 अपॉन 1 पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव। तो हमें क्या पता चल रहा है? 2 से अगला वाला कोई भी नंबर ले लो, हमें वैल्यू हमेशा क्या मिल रहा है? पॉजिटिव मिल रहा है। -1 से पहला वाला कोई तो एक वैल्यू पकड़ के चलो, जैसे हमने पकड़ा -2, -4 मिला नीचे, ऊपर देखो -2 + 1 -1 -1 अपॉन -4 दैट इज 1/4। मतलब इधर भी हमेशा वैल्यू क्या मिल रहा है? पॉजिटिव मिल रहा है। तो ये दोनों के दरमियान हमें किस तरीके का वैल्यू मिलेगा? नेगेटिव वैल्यू मिलेगा। तो इसका लोएस्ट वैल्यू भी तो कहीं पर पॉसिबल होगा। ठीक है। तो हमें वो फाइंड आउट करना रहता है। अब पॉजिटिव में ये इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी जाएगा, इधर भी ये पॉजिटिव इन्फिनिटी ही जाएगा, बट -1 से +2 के बीच में ये कैसा रहेगा जी? हमेशा नेगेटिव रहेगा। ठीक है। उसका लोएस्ट पॉइंट कैसे निकालते हैं वो भी हम कर सकते हैं, सीधे अंदर के पॉइंट्स डालते हैं। क्लियर है? लाइक x = 0 हमने शॉर्ट तो किया ना। लाइक -∞ से +∞ के बीच में से देखो हम कहाँ से कहाँ तक आ जाए? -1 से +2, सिर्फ 3 यूनिट की स्पेस में हम सीधा इसका रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। 0 डाल के देखो क्या मिलता है? 0 + 1 अपॉन 0 - 2 -1/2।
1 डाल के देखो क्या मिलता है, 1 + 1 2, 1 - 2 -1, मतलब -1, मतलब हमारा लोएस्ट वैल्यू कहाँ तक जाता है, -1 तक जाता है। तो हम सीधा क्या बोल सकते हैं, ये -1 से लेकर इंफिनिटी तक का क्या रहेगा, इसका रेंज रहेगा। ठीक है, क्वेश्चंस को टैकल कैसे करना है समझ में आ गया। जब भी आप फर्स्ट टाइम किसी भी क्वेश्चन को ट्राई कर रहे हो, वो कौन से कंसेप्ट से रिलेटेड है वो पहले जान लो, पहचान लो। और अगर आपको अभी भी वो कंसेप्ट अगर थ्रू एंड थ्रू अगर अंडरस्टूड नहीं हुआ, वो नोट सामने रख के ट्राई करके देखो। हमने हर कंसेप्ट के साथ उसके एग्जांपल्स देखे, हमने एग्जांपल्स कैसे सॉल्व किए उनको भी एक बार ऑब्जर्व कर सकते हो, सिमिलैरिटीज देख सकते हो, एटलीस्ट इमीडिएट तो कर ही सकते हो। ठीक है, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस अगले वाले क्लास में देखते हैं, इफ देयर आर एनी डाउट्स। बट हमारा फंक्शन से रिलेटेड हमें जितना भी सीखना रहता है एनडीए के लिए वो कंप्लीट हो चुका है। और अगर कोई अगर पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर रहता है लेकर आओ, टैकल करेंगे हम उसको। क्लियर है?